जब भी कोई नई कंपनी एस्टेब्लिश की जाती है या किसी भी पुरानी कंपनी में किसी भी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है तो उस कंपनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को किस तरह किया जाए, कौन सी एंट्री जो है डेबिट में किया जाए और कौन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की एंट्री क्रेडिट में किया जाए। अब जो है ये प्रॉब्लम कंपनी में ही नहीं इंडिविजुअल में भी होता है। मिस्टर शर्मा जी को देख लीजिए, उन्होंने एक कंप्यूटर कैश में खरीदा। अब उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन सी एंट्री कैश वाली को डेबिट में करूं और कंप्यूटर की कौन सी एंट्री क्रेडिट में करूं। अब जो है कोई पर्सन जब बैंक जाता है तो उसकी सेविंग अकाउंट वो कैश में डिपॉजिट करता है, तो क्यों जो है कैश इन हैंड जो है हमेशा बैंक वाले उसको डेबिट में एंट्री करते हैं और जो उसके सेविंग अकाउंट की एंट्री को क्रेडिट में करते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस तरह ही कंफ्यूज हो गए होंगे कि डेबिट और क्रेडिट एंट्री कब और किस समय होता है। इसको हम डिटेल वे में हम आज डिस्कस करेंगे और सिंपलेस्ट वे में, ताकि आप इसको इजी से समझ सकें। इन बुक कीपिंग अकाउंटिंग सिस्टम में जो है दो तरह के एंट्री होते हैं। पहला जो है सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा जो है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम वो लोग मेंटेन करते हैं जो फाइनेंशियली उतना नॉलेजेबल नहीं होते। जैसे स्ट्रीट वेंडर होगा, एक छोटे जो है शॉप ऑनर होते हैं, उन लोग जो है सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं 1000 का उनके पास जो है सेल्स का पैसे पड़े हैं, 200 रुपये उसने पे कर दिया तो 800 उनके पास बचे हुए हैं। उसके बाद 500 का उस पार्टिकुलर डे में सेल हुआ तो उनकी जो है कैश इन हैंड जो है 1300 रुपीज हो गई। इस तरह उन्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल, सो इनकम एक्सपेंडिचर सिंगल पेज में वो दिखाते हैं। तो ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम का एग्जांपल है। डबल एंट्री सिस्टम जो है सारे कॉर्पोरेट जो है या वर्ल्ड वाइड जो है ये एक्सेप्टेड है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन के लिए कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है तो एक डेबिट के कोरोस्पोंडिंग में क्रेडिट ट्रांजैक्शन या एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन के कोरोस्पोंडिंग में डेबिट ट्रांजैक्शन होता है। और ये जो है सारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वर्ल्डली जो है वर्ल्ड वाइड जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। अब जो है ये जो है काफी स्टैंडर्ड सिस्टम माना जाता है। क्यों ये स्टैंडर्ड सिस्टम माना जाता है? क्योंकि कुछ भी मिस्टेक हो, वन साइड भी लैब में मिस्टेक हो तो अदर साइड के ट्रांजैक्शन से उससे जो है पकड़ा जा सके, इजीली जो है मिस्टेक को फाइंड आउट किया जा सके। अभी तक हम ये जानते हैं कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जो है हमेशा जो कंफ्यूजिंग टर्म्स है इनफैक्ट, और इसके कारण जो है अभी तक ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है कि कोई भी एंट्री कौन सी डेबिट एंट्री होगी और कौन सी जो है क्रेडिट एंट्री होगी। तो ये जो है हम आज इसको हम भूल जाते हैं और थंब रूल जो है हम याद रखते हैं। अगर ये थंब रूल को याद रखेंगे तो कोई भी एंट्री को कभी भी मिस हम लोग नहीं कर पाएंगे कि कौन सी डेबिट एंट्री होगी और कौन सी जो है क्रेडिट एंट्री होगी। ठीक है, तो जब भी कोई एंट्री या ट्रांजैक्शन, सभी को पता है कि फाइनेंशियल जो है दो प्रकार है, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर जो है इनकम साइड बढ़ता है तो हमेशा जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, और अगर एक्सपेंडिचर साइड बढ़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो वो डेबिट ट्रांजैक्शन होगा। उसी तरह बैलेंस शीट में सभी को पता होगा कि असेट्स एंड लायबिलिटी जो है दो पार्ट होते हैं। तो अगर लायबिलिटी की साइड बढ़ती है तो हमेशा जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, और जो है अगर असेट्स की साइड बढ़ती है तो वो जो है डेबिट ट्रांजैक्शन होगा। इसको जो हम एक टेबुलर फॉर्म में हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि असेट्स जब भी इंक्रीज होती है तो वो डेबिट एंट्री होगी। हमेशा कंपनी के बैलेंस शीट हो, चाहे बैंक की बैलेंस शीट हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की बैलेंस शीट हो, अगर असेट्स बढ़ती है तो डेबिट एंट्री और घटती है तो क्रेडिट एंट्री, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट एंट्री एंड घटती है तो डेबिट एंट्री। उसी तरह इनकम साइड, ठीक है, क्रेडिट एंट्री अगर इनकम बढ़ता है तो क्रेडिट और घटता है तो डेबिट। ये काफी थंब रूल है। इसको अगर थोड़ा सा अगर हम एग्जांपल केस के थ्रू समझेंगे तो ये और भी आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। अब जो है चलिए हम एक केस के थ्रू समझते हैं। केस स्टडी नंबर 1, इसमें हमने क्या कहा है कि कंपनी हैज परचेज प्लांट एंड मशीनरी ऑफ 1 लाख रुपीज बाय बोरोइंग टर्म लोन ऑफ 1 लाख रुपीज। मतलब 1 लाख रुपए का कंपनी का असेट्स बढ़ा और लायबिलिटी भी 1 लाख की बढ़ी। क्यों? क्योंकि टर्म लोन लायबिलिटी है और प्लांट एंड मशीनरी असेट्स है। तो वो जो है हमने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों आपको दिखा दिया हूं। अब इसमें ये देखना है कि किस तरह से एंट्री डेबिट और क्रेडिट होगी। तब कंपनी की क्या हुआ, प्लांट एंड मशीनरी जो है असेट साइड बढ़ा। मैंने क्या कहा था, जब भी असेट साइड इंक्रीज होगी तो डेबिट ट्रांजैक्शन होगा। तो क्या होगा, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट बाय 1 लाख रुपीज एंड टर्म लोन क्रेडिट बाय 1 लाख रुपीज। तो ये जो है असेट लायबिलिटी बोथ साइड टैलिड एंड क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट एंट्री भी जो है वो टैलिड हो गया। केस स्टडी नंबर 2,
अगर जो है मान लीजिए एक पर्सन जो है डिपॉजिट किया है 2 लाख रुपया सेविंग बैंक अकाउंट में एबीसी बैंक के साथ, अब एबीसी बैंक इसको एंट्री कैसे करेगी? ये पता है कि पर्सन जब डिपॉजिट किया अपने सेविंग बैंक अकाउंट में, तो सेविंग बैंक अकाउंट बैंक के लिए क्या है? वो लायबिलिटी है ना, सेविंग बैंक अकाउंट आर द लायबिलिटी, राइट। अब जो है वो जो कैश जो 2 लाख रुपए वो डिपॉजिट किया है वो क्या है? कैश इन हैंड, वो असेट्स है उस बैंक के लिए। तो क्या होगा? कैश इन हैंड जो डेबिट होगा 2 लाख रुपया, क्यों? क्योंकि उस एबीसी बैंक का कैश इन हैंड जो असेट्स बढ़ा, मैंने क्या कहा था? असेट्स इंक्रीज होगा तो वो होगा डेबिट ट्रांजेक्शन, और एसबी अकाउंट्स जो है वो क्रेडिट एंट्री होगा उस बैंक के लिए, क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपया जो है वो उसकी लायबिलिटी बढ़ी, तो असेट लायबिलिटी यहाँ मैच हो गया और जो डेबिट क्रेडिट एंट्री भी मैच हो गया। उसी तरह हम केस स्टडी नंबर 3 आते हैं। उसमें क्या कर रहे हैं? एबीसी बैंक है डिसबर्स 5 लाख रुपीज इन हाउसिंग लोन अकाउंट एंड ट्रांसफर टू द बरोवर सेविंग बैंक अकाउंट ऑफ 5 लाख रुपीज। यहाँ पे ट्रांसफर बरोवर का भी कह सकते हैं या वेंडर का भी अकाउंट कह सकते हैं। मैंने क्या कहा कि असेट्स बढ़ रहा है 5 लाख रुपया, जैसे ही हम बैंक का हाउसिंग लोन डेबिट करते हैं तो बैंक का असेट्स बढ़ेगा या घटेगा? तो बैंक का असेट्स जो है वो बढ़ रहा है। तो मैंने क्या कहा था? जब भी असेट्स बढ़ता है तो वो डेबिट ट्रांजेक्शन होता है। फिर जो है हम बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिए। अब जो है असेट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हाउसिंग लोन जो है वो डेबिट होगा 5 लाख से, और जो है बरोवर का सेविंग अकाउंट में जो भी पैसे पड़े होते हैं वो क्या होते हैं? वो लायबिलिटी हो। चाहे यहाँ पे मैं अगर ब्रोकर या मतलब बिल्डर का सेविंग बैंक अकाउंट या करेंट अकाउंट हो या बरोवर का, किसी भी सभी जो है लायबिलिटी होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जैसे डिपॉजिट होगा वो लायबिलिटी बैंक के लिए बढ़ जाएगा, तो सेविंग अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन 5 लाख रुपए से। दोस्तों ये काफी इजी है। कौन सी डेबिट क्रेडिट है ब्रांच लेवल पे हमने देखा है लोगों को काफी कंफ्यूजन कि कैश इन हैंड जो हमेशा डेबिट बैलेंस में क्यों होता है, जबकि जब हम बैलेंस शीट उसको निकालते हैं तो वो जो है हमें असेट साइड में दिखता है। लोगों का ये मानना होता है कि कैश इन हैंड हमारे लिए बैंक के लिए लायबिलिटी है, इसलिए जो डेबिट बैलेंस में, ऐसा नहीं है। कैश इन हैंड जो है उस बैंक के लिए, उस ब्रांच के लिए एक असेट्स है, और वो असेट्स जो है, क्या मैंने क्या कहा था? हमेशा सारे असेट्स जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वो सारे डेबिट ट्रांजेक्शन में रिफ्लेक्ट होते हैं, ठीक है, और सारे लायबिलिटी जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन में लिखे। केस स्टडी नंबर 4, ABC Bank has disbursed 5 lakh rupees in a auto loan account and credited to current account of car dealer। अब यहाँ पर दोस्तों देखेंगे कि ऑटो लोन जो है बैंक के लिए क्या है? वो जो है असेट्स है। जब जब वो असेट्स मतलब कार लोन का बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि बैंक की असेट्स बढ़ रही, इसलिए क्या होगा? ऑटो लोन डेबिट और कार डीलर्स अकाउंट तो 5 लाख से क्रेडिट। देखिए कार डीलर के अकाउंट में क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन वो बैंक के लिए लायबिलिटी। जब भी कार डीलर कैश के रूप में या ट्रांसफर किसी भी मानेंगे तो बैंकों को वापस देना पड़ेगा, तो इसलिए जो है बैंक की लायबिलिटी बढ़ रही है, इसलिए 5 लाख रुपया क्रेडिट। केस स्टडी नंबर 5, ABC Bank has purchased stationery item of ₹5,000 and paid cash to the vendor। मतलब 5,000 रुपए का क्या हुआ? जो है उसने कैश जो पे कर दिया, यानी बैंक का क्या हुआ? असेट्स कम हुआ। तो जब भी असेट्स कैश इन हैंड जो कम होगा 5,000 से, तो क्या होगा? कैश इन हैंड क्रेडिट। और क्या हुआ इधर? एक्सपेंडिचर बढ़ा। तो मैंने क्या कहा था कि एक्सपेंडिचर जब भी बढ़ती है तो वो डेबिट ट्रांजेक्शन होगा, और जो है कैश इन हैंड जो है वो क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाई 5,000 रुपीज। इसलिए जो है हम सन्ड्री चार्जेस हमेशा डेबिट करते हैं, या प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आइटम डेबिट, और जो कैश इन हैंड क्रेडिट। केस स्टडी नंबर 6, The company has redeemed investment of 50,000 and cash level has increased by same amount। मतलब मान लीजिए एक कंपनी है, उसने क्या किया? 50,000 रुपए का म्यूचुअल फंड या किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट था, उसने क्या किया? उसको सेल कर दिया। तो कंपनी का क्या होगा? वो जो इन्वेस्टमेंट है घट जाएगा, और कैश लेवल क्या है? वो इंक्रीज हो गया। तब ये जो दोनों एंट्री कहाँ आने वाला? ये बैलेंस शीट में एंट्री आने वाली है। तो क्या होगा? बैलेंस शीट में क्या होगा कि कंपनी का कैश इन हैंड क्या होगा? बढ़ गया 50,000 से ना, और क्या हुआ था? कैश इन हैंड क्या होगा? डेबिट ट्रांजेक्शन बाय 50,000 रुपीज। और इन्वेस्टमेंट मतलब जो भी म्यूचुअल फंड या शेयर्स या सब्सिडरी कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट किया था, वो जो है क्या हुआ? कम हो गया, मतलब कंपनी की असेट्स कम हो गई। तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट क्रेडिट ट्रांजेक्शन बाय 50,000 रुपीज, और कैश इन हैंड डेबिट ट्रांजेक्शन बाय 50,000 रुपीज हो रहा है। मतलब बैलेंस शीट के टोटल असेट साइड में देखेंगे फिगर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट कम हुआ, कैश बढ़ा। केस स्टडी नंबर 7, द कंपनी हैज मेड सेल्स ऑफ ₹5 लाख इन कैश। मतलब क्या कि कंपनी ने सेल किया 5 लाख से और उसे कैश मिला। तो मैंने क्या कहा? सेल में इनकम साइड बढ़ रहा है, तो कंपनी क्या दिखाएगी? कैश इन हैंड, मतलब उसका 5 लाख रुपए और कैश इन हैंड आ गया कंपनी के पास, तो असेट्स बढ़ गया। तो क्या होगा? 5 लाख रुपया डेबिट ट्रांजेक्शन,
और सेल्स, कंपनी का सेल्स बढ़ गया। मैंने क्या कहा था, इनकम साइड जब भी बढ़ता है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है। तो क्या होगा, क्रेडिट जो है 5 लाख रुपीज सेल्स में दिखाएगा, 5 लाख क्रेडिट एंड कैश इन हैंड 5 लाख रुपीज डेबिट। ठीक है, आप लोग दोस्तों इसको वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं। अगर आप जो है ज्यादा डिटेल में अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है, वीडियो को पॉज करके इस ट्रांजेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। केस स्टडी नंबर 8, द कंपनी हैज मेड सेल्स ऑफ ₹5 लाख ऑन क्रेडिट। मतलब कंपनी ने सेल तो कर दिया लेकिन उसे पैसे नहीं मिले, उससे डेटर्स खड़े हो गए। तो चाहे कैश बढ़ाएगा तो भी कंपनी का असेट्स बढ़ रहा है, अगर डेटर्स बढ़ रहा है तो भी असेट्स बढ़ रहा है। तो इसलिए डेबिट हमेशा क्या होगा, डेटर्स हो चाहे कैश हो, डेबिट साइड में असेट साइड कंपनी का बढ़ रहा है। तो डेबिट असेट साइड क्या होगा, डेबिट, डेटर्स जो है वो डेबिट हो जाएगा और 5 लाख से, और कैश सेल्स भी बढ़ गया कंपनी का। तो मैंने क्या कहा था, इनकम साइड कंपनी का बढ़ता, सेल्स 5 लाख रुपया क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये थंब रूल अगर आप याद रखोगे दोस्तों तो आपको समझने में डेबिट क्रेडिट कुछ दिक्कत नहीं है। केस स्टडी नंबर 9, द कंपनी हैज मेड पेमेंट ऑफ ₹1 लाख टू इट्स टर्म लोन अकाउंट इन कैश। ठीक है, कंपनी ने क्या किया, कैश से कैश निकाला और 1 लाख रुपया टर्म लोन में पे कर दिया। तो कंपनी की लायबिलिटी कम हुई कि बढ़ी, तो कंपनी की लायबिलिटी कम हुई। तो कंपनी का लायबिलिटी मैंने क्या कहा था कि अगर बढ़ता है तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन, घटता है तो डेबिट ट्रांजेक्शन। तो क्या होगा, लायबिलिटी साइड टर्म लोन डेबिट। क्यों, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी घटी, तो इसलिए क्या होगा, डेबिट 1 लाख रुपीज और कैश इन हैंड, क्यों, उसके जो है उसका घट गया, तो कैश इन हैंड क्रेडिट 1 लाख रुपीज। केस स्टडी नंबर 10, द कंपनी हैज मेड पेमेंट ऑफ 1 लाख टू इट्स वर्कर इन कैश। मतलब कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। ठीक है, अब कंपनी का एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो क्या होगा, डेबिट ट्रांजेक्शन। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, अगर एक्सपेंडिचर बढ़ती है तो कंपनी का हमेशा डेबिट ट्रांजेक्शन होता है। और कैश, कैश में कह रहा है मतलब कंपनी का कैश भी घट रहा है, तो कैश क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। एकदम सही, कैश विल बी द क्रेडिट बाय 1 लाख रुपीज एंड वेजेस पेमेंट डेबिट, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है वो होगा डेबिट 1 लाख रुपीज। केस स्टडी नंबर 11, कंपनी हैज मेड पेमेंट ऑफ 1 लाख रुपीज टू इट्स वर्कर फ्रॉम कैश क्रेडिट अकाउंट। मतलब कंपनी की लायबिलिटी कैश क्रेडिट में बढ़ गई। कंपनी के पर्सपेक्टिव से आपको सब कुछ सोचना है। कंपनी ने मतलब 1 लाख रुपया जो वर्कर को दिया, अब वर्कर को 1 लाख रुपया दिया, इसका मतलब क्या दोस्तों, कंपनी की एक्सपेंसेस बढ़ी, तो एक्सपेंडिचर साइड बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट ट्रांजेक्शन। और कैश क्रेडिट की लायबिलिटी साइड भी बढ़े। देखिए काफी इंटरेस्टिंग है इसमें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट कैसे हो रहा है, तो कंपनी का जो है क्या हो रहा है, कैश एंड क्रेडिट जो है उसकी लायबिलिटी बढ़ रही कंपनी की। तो लायबिलिटी बढ़ रही तो कंपनी क्या करेगा, कैश क्रेडिट जो है उस अकाउंट में वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन 1 लाख दिखाएगा। और एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है तो वेजेज पेमेंट डेबिट जो है 1 लाख रुपया दिखाएगा। इस तरह दोस्तों मैंने आपको डेबिट और क्रेडिट एंट्री को समझाने की कोशिश किया है। हमेशा जो है ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ रहता है। होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप डेबिट एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट जो काफी क्लियर हो गया होगा।